देखिए स्टूडेंट्स, अभी आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे, वेरिएशन इन जी ड्यू टू लैटिट्यूड एंड रोटेशन ऑफ अर्थ। मतलब ये हो गया, अभी तक सबसे पहले इसके टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, आपने और हमने क्या पढ़ा कि जब कोई पर्सन अर्थ हाइट से एच हाइट पर ऊपर जाता है, अर्थ सरफेस से एच हाइट ऊपर जाता है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या असर पड़ता है। तो वहां पर आपने और हमने सीखा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज हो रहा था। उसके बाद आपने और हमने सीखा कि डी डेप्थ पे अगर कोई जाता है तो क्या फर्क पड़ता है। उस केस में भी वही बात आई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज हुआ। अब हम ये देखेंगे कि जब अर्थ ऐसा घूम रहा है तो घूमते हुए क्या फर्क पड़ने वाला है, और उसके डिफरेंट केसेस स्टडी करेंगे, उन केसेस के बारे में जानेंगे और समझेंगे। इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस ऐसा है कि इससे फ्रेम होने वाले क्वेश्चन की संख्या ज्यादा हो सकती है। आपको यह समझना होगा कि अर्थ का रोटेशन या अर्थ का घूमना कहां होता है। तो अर्थ का घूमना उसके इमेजिनरी एक्सेस के अबाउट, जो नॉर्थ साउथ एक्सेस से पास हो रही होती है। अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूम रही होती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूम रही होती है, बराबर। अब कोई भी पार्टिकल कहां हो सकता है, मान लीजिए कि कोई पार्टिकल जिसका मास स्मॉल है, वो कुछ इस तरह से अवेलेबल है, सेंटर ऑफ अर्थ से यहां पर अवेलेबल है। अच्छा, अर्थ का रोटेशन नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट, जब अर्थ कुछ इस तरह से घूमेगा तो यहां पे सर्कुलर मोशन होगा, और डेफिनेटली ये पार्टिकल भी घूमकर जब ऐसा जाएगा तो सर्कुलर मोशन होगा। आप और हम पहले भी सीख चुके हैं कि अर्थ इज मूविंग, ठीक है, अर्थ इज मूविंग, और whenever an object is a part of moving system, is a part of which system? Moving system। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूविंग सिस्टम का पार्ट होता है, then it experience या pseudo force is applied, pseudo force is applied। और मैं ऐसा कई बार सिखा चुका हूं, सूडो फोर्स कहां अप्लाई किया जाता है, तो सूडो फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ रिटार्डेशन। सूडो फोर्स PSUEDO, सूडो फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ रिटार्डेशन। डायरेक्शन ऑफ रिटार्डेशन। अब यहां क्या मतलब निकलता है इसका, भाई यहां पर हम जानते हैं अर्थ घूम रहा है, ये रेडियस है r, m मास का पार्टिकल है, o से p है, और मान लीजिए o डैश है, ठीक है। जब ये पार्टिकल घूम रहा होगा, ये अर्थ घूम रहा होगा, तो ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा, जिसकी रेडियस स्मॉल r है। अब रेडियस स्मॉल r है, समझना स्टूडेंट्स, है ना। ये एक और बार डायग्राम यहां पर बताने की जरूरत है आप लोगों को। यहां से घूमा, ये ऐसा गया, यहां से स्मॉल r रेडियस, ये आपके पास में फाई एंगल, तो बनने वाला ये एंगल भी फाई, और आपके पास ये रेडियस, ठीक है यहां पर। अब देखो बच्चों, जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन का बेसिक आइडिया मैं आपको मोशन इन प्लेन चैप्टर में दे चुका था, जहां पर मैंने बताया था व्हेनेवर पार्टिकल परफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, जिस फोर्स को हम क्या कहते हैं, जिस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल का मीनिंग क्या समझाया था, सेंट्रीपिटल का मीनिंग समझाया था टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब यहां पर टुवर्ड्स द सेंटर एक एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रहा है, बराबर। लेकिन मैं फिर से बता चुका हूं, यह पार्टिकल मूविंग सिस्टम का पार्ट है, तो इस पे लगने वाला सूडो फोर्स, ये पार्टिकल मूविंग सिस्टम का पार्ट है, तो इस पार्टिकल पे लगने वाला सूडो फोर्स, और सूडो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, तो सूडो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ रिटार्डेशन लगेगा। अच्छा, एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर था, एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर है तो रिटार्डेशन की डायरेक्शन, मतलब एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर है तो रिटार्डेशन की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर। तो ये आ गया आपके पास में AC, ठीक है स्टूडेंट। ये फाई है, ये लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये भी फाई है, और ऑब्जेक्ट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टुवर्ड द सेंटर। तो मतलब आप यहां पे देख सकते हैं, ये G टुवर्ड द सेंटर है, ये AC है। भाई यहां पर डैश लाइन है AC का, तो AC का यहां पर बनने वाला कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट होगा, तो देखिए AC का बनने वाला कंपोनेंट ऐसा होगा, ये आपके पास AC है, ठीक है, ये लाइन है, ये फाई है, तो ये हो जाएगा आपके पास में AC cos फाई, ये AC cos फाई है, और ये आपके पास में G है। तो देखिए, जब अर्थ रोटेट हो रहा है या अर्थ घूम रहा है अपनी एक्सेस पर वेस्ट से
साउथ की तरफ, बराबर है बच्चों। तो आप यहां देखिएगा इस पोजीशन पर क्या हो रहा है, तो भाई AC cos phi इस तरफ है और G इस तरफ है। मेरा एक प्रश्न है आप सभी स्टूडेंट से जो भी देख रहे हैं, भाई आपका घर जिसमें आप सोते हैं या इसमें रहते हैं, क्या अर्थ के घूमने से हवा में उड़ जाता है क्या, बाहर गिर जाता है क्या? जवाब दो भाई, होता है क्या ऐसा? नहीं होता है। मतलब ऐसा है, आप और हम जानते हैं बात अच्छे से, वॉशिंग मशीन में ड्रायर जब घूमता है ना पानी स्पिन करने वाला, तो पानी की बूंदे कहां घूमती है? बोले घूमते घूमते बाहर फेंका जाती है सर वो, तो बराबर है। तो घूमते समय जो भी कांटेक्ट में ऑब्जेक्ट होगा उस पर फोर्स लगता है ना, तभी तो बाहर जाता है। यही तो फंक्शन वॉशिंग मशीन के ड्रायर में यूज करते हैं हम लोग। तो यहां ऐसा भी तो होना चाहिए ना कि अर्थ के ऊपर हमारा घर है, अर्थ के ऊपर आप रहते हैं, अर्थ के ऊपर मैं रहता हूं, अर्थ पर पानी है, अर्थ का मैक्सिमम पार्ट पानी से भरा हुआ है ना, खींचा हुआ है अर्थ ने उसे ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो ऐसा घूमना चाहिए और पानी खाली हो जाना चाहिए बाहर। अगर ऐसा होता तो ऐसा फव्वारे की तरह पानी उड़ता और पानी नीचे गिर जाता है। ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। मतलब कौन खींच के रख पा रहा है? बोलो कौन खींच के रख पा रहा है? तो जवाब आएगा आपका, आप खुद जवाब दे दोगे, ग्रेविटेशन रख पा रहा है सर, रख पा रहा है ना। तो अब बताओ ये G बड़ा होगा या AC cos phi बड़ा होगा? भाई अगर बाहर वाला बड़ा होता तो बाहर वाला उड़ा के ले जाता था, बाहर वाला उड़ा के ले जाता था ना। तो बताओ कौन बड़ा है, AC cos phi बड़ा है या G बड़ा है? तो तुमने जवाब दे दिया अभी तो कि सर G बड़ा है। G बड़ा है मतलब हम हमेशा कहते हैं कि नेट कैसे आता है, नेट कैसे आता है? जैसे मैं खड़ा हूं यहां 50 न्यूटन कोई लगा रहा है, 10 न्यूटन लगा रहा है, तो मैं कहां जाऊंगा? बोले सर आप डांस करेंगे, 40 न्यूटन इधर जाएंगे आप, बराबर है ना। क्यों ऐसा क्यों हुआ भाई बताओ? भाई इधर 50 है इधर 10 है, तो नेट कितना है? 40। कैसे निकाला? बड़ा वाला माइनस छोटा वाला। कैसे निकाला? बड़ा वाला माइनस छोटा वाला। इधर 50 से खींच रहा है, इधर 10 से खींच रहा है, तो बचा कितना? 40 बचा, 40 बचा। भाई इधर G से खींच रहा है, इधर AC cos phi से बाहर निकाल रहा है, बचा कितना? बड़ा वाला माइनस छोटा वाला। तो बड़ा वाला कितना है बता दो थोड़ा ध्यान से। बड़ा वाला G है, छोटा वाला कितना है? छोटा वाला AC cos phi है। बड़ा वाला G और छोटा वाला कितना है? तो छोटा वाला AC cos phi है। समझ में आ गई बात यहां तक? तो चलो नेट निकालते हैं। नेट वैल्यू जब आप निकालने जाओगे तो नेट वैल्यू यू विल गेट G डैश इक्वल टू G माइनस AC cos phi। AC मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है ना बच्चों, ये रेडियस देखो, सर्कल की रेडियस स्मॉल r रेडियस है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू स्मॉल r ओमेगा स्क्वायर है। और थोड़ा आपको जानकर और अच्छा लगेगा कि आपको एक ट्राइंगल नजर आ रहा है, यहां पर देखो खूबसूरत सा ट्राइंगल दिख रहा है, ओ डैश पी इन ट्राइंगल ओ डैश पी। ये ट्राइंगल आपके पास आ गया, देखा ना ट्राइंगल। तो ये इस ट्राइंगल में एक बात आपको दिखेगी, ये रहा O, ये रहा O डैश, ये रहा P, ये रहा फाई, तो ये भी फाई हो जाएगा आपके पास में। तो फाई के सामने ये स्मॉल r, ये कैपिटल R, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और ये बेस। तो भाई cos phi, बोलो भाई कितना? cos phi बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो स्मॉल r की वैल्यू आ गई r cos phi। अब जैसे स्मॉल r की वैल्यू r cos phi है, समझना बच्चों, तो आप इस एक्सप्रेशन में रख दो, AC वाले एक्सप्रेशन में। ये जो एक्सप्रेशन आया ना, इस एक्सप्रेशन में रख दो। क्या फर्क पड़ेगा देखो ध्यान से, फर्क ये पड़ेगा, AC आ गया स्मॉल r ओमेगा स्क्वायर, स्मॉल r कितना है? कैपिटल R cos phi। तो AC आ गया कैपिटल R cos phi इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो देखो G डैश क्या आ गया? G डैश मॉडिफाई हो गया, G डैश हो गया G माइनस AC cos phi। G डैश हो गया आपके पास में G माइनस AC कितना है? तो R ओमेगा स्क्वायर cos phi इंटू cos phi। तो देखो क्या फर्क पड़ा, तो G डैश आपके पास में आ गया G डैश इक्वल टू G माइनस R ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर phi। समझ में आई बात? तो G डैश इक्वल टू G R ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर phi आपके पास में वैल्यू निकल कर आती है। आ गई समझ में? अब थोड़ा समझना बच्चों, मैं तो आपको क्या कहता हूं, मान लो पार्टिकल M पे ना होते हुए यहां पर होता था, यहां पर इक्वेटर पे होता था। चलो इक्वेटर पे होता तो क्या होता था बताओ मुझे थोड़ा सा। बोले सिंपली सर डायग्राम बनाओ, आपको खुद को समझ में आ जाएगा। अरे भाई पार्टिकल M यहां पर ना होता हुआ फाई पर था, पार्टिकल यहां पर ना होता हुआ यहां पर होता, तो फाई कितना हो जाता था बताओ? बोलो भाई, आप जवाब दो, आप देख रहे हो ना, जवाब दो कि भाई पार्टिकल अगर यहां पर ना होते हुए यहां पर होता था, यहां पर, भाई यहां से यहां आ जाता तो फाई कितना हो जाता था? बोले सिंपली फाई 0 हो जाता था। मतलब जब भी पार्टिकल इक्वेटर पे होगा, व्हेन पार्टिकल इज ऑन इक्वेटर, ठीक है ना, तो फाई कितना होगा बच्चों? तो केस फर्स्ट, जब पार्टिकल फाई इक्वल टू 0 मतलब कहां पर होगा पार्टिकल? तो पार्टिकल इक्वेटर पे होगा। और जब भी पार्टिकल इक्वेटर पे होगा ना बच्चों, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, तो cos 0 की वैल्यू +1 हो जाएगी।
+1 हो जाएगी मतलब मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वेटर पर आ जाएगी g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 0। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन इक्वेटर इज गिवन एज g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। तो अब देखो g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, तो इक्वेटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गई आपके पास में, ठीक है। तो अब आया इक्वेटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। तो मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू g माइनस जी। तो यह आया चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आर इनटू ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, कभी कभी आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ऑब्जेक्ट इक्वेटर पे रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है? इक्वेटर पे रखा हुआ है। सुनना ध्यान से, फिर कह रहा हूं ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? इक्वेटर पे रखा हुआ है। अब जैसे बोला इक्वेटर पे रखा मतलब फाई कितना हो गया भाई? जैसे बोला इक्वेटर पे रखा है तो फाई हो गया 0 बराबर। तो उसने ऐसा कहा कि अर्थ को किस स्पीड से घूमना चाहिए कि वेट 0 हो जाए। वापस क्या बोला? अर्थ को किस स्पीड से घूमना चाहिए जिससे कि वेट क्या हो जाए? 0 हो जाए, या नेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो जाए? 0 हो जाए। नाउ जनरल केस की हम बात करते हैं तो g डैश g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई से अगर g डैश 0 हो जाता तो g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई आता। तो आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई जब आता तो g, तो हम ओमेगा की वैल्यू निकालने जाते तो यह आता था g अपॉन आर कॉस स्क्वायर फाई अंडर रूट। तो 1 अपॉन कॉस फाई कितना आ गया आपके पास में? अंडर रूट जी बाय आर। तो ये वो एंगुलर स्पीड होगी जिससे घूमेगी ना अगर अर्थ, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना क्या हो जाएगा? हाँ, नेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा आपके पास में। अब आइए थोड़ा सा और समझते हैं। अगर इक्वेटर होता था तो फाई 0 कर देते थे, फाई 0 करते थे तो कॉस 0 1 हो जाता था। तो उस केस में इक्वेटर के लिए, इक्वेटर पे कोई ऑब्जेक्ट हो तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी रूट जी बाय आर। उम्मीद करता हूं यह बात आपको सभी लोगों को पूरी क्लियर हुई होगी। चलिए अब दूसरा केस देखते हैं। भाई पार्टिकल अगर कहां पर हो? पोल पर हो। अगर पार्टिकल कहां पर हो? पोल पर हो, तब क्या होगा? अगर पार्टिकल पोल पर हो तब उस केस में क्या होने वाला है? तो देखो पोल की कंडीशन कैसी होगी। भाई पार्टिकल पहले यहां पर था, ये मान लीजिए वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है ना। तो पार्टिकल ऐसा घूमता हुआ गया, ऐसा गया, पार्टिकल यहां से होते हुए एंगल यहां पर पहुंच गया, मतलब पार्टिकल इस पोजीशन पर है, इस पोजीशन पर है। तो फाई देखो कितना बन गया? फाई 90 डिग्री बना। तो पार्टिकल कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है? तो पार्टिकल पोल पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस केस में फाई 90 डिग्री। तो जी डैश इक्वल टू कितना है? जी माइनस आर कॉस स्क्वायर फाई आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। तो जी डैश कितना हो जाएगा? जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री कितना होता है? कॉस 90 डिग्री 0 होता है। तो पोल पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू वही होती है जो 9.8 होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो वैल्यू है यही वैल्यू पोल पर भी एग्जिस्ट कर रही होती है बच्चों। तो पोल का वैल्यू याद रहेगा, ठीक है ना। तो पोल पे कोई चेंजेस नहीं आते। ये आपके पास आ गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आ गई, ओमेगा हमने निकाल लिया, ठीक है। अब हमें ये सीखने को मिला कि जनरली कहीं पे भी अगर आप बात करें तो ये हो जाता है जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, पहला इक्वेशन। फाई 0 हुआ तो कॉस 0 प्लस 1 हुआ, कॉस 0 प्लस 1 हुआ तो ऑब्जेक्ट कहां पर होता है? तो ऑब्जेक्ट इक्वेटर पर होता है। दूसरा हमने कौन सा कंडीशन पढ़ा कि जब फाई 90 डिग्री हो जाए, फाई 90 हो जाता है तो कॉस 90 कितना होता है? 0 पर। तो ऑब्जेक्ट कहां पर होता है? तो पोल पर होता है। पोल पर होता है तो जी कितना होता है? जी इतना ही होता है। केस थर्ड क्या पढ़ा कि रोटेशन का स्पीड क्या रखा जाए? रोटेशन स्पीड, जिससे कि नेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डैश की वैल्यू कितनी आ जाए? 0 आ जाए। तो हमने वो भी एंगुलर स्पीड निकाल के सीख ली। तो इस तरह से हमने इसके तीनों केसेस देखे हैं। इससे ये बात तो साफ समझ में आती है कि रोटेशन के कारण भी डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस आ रहा है इसका मतलब डिक्रीमेंट है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है, ये ध्यान रखिएगा। पर ऐसा रोटेशन के वक्त भी ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर जी की वैल्यू चेंज नहीं होती? तो सिंपल है, जब ऑब्जेक्ट पोल पर होता है तो जी की वैल्यू चेंज नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।